मॉर्निंग क्लास हमारा समाज एवं पर्यावरण विषय में हम लोग चैप्टर नंबर 11 ज्योग्राफी का वायुमंडल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुद्ध वायु ही जीवनदायक शक्ति है। शुद्ध वायु विभिन्न गैसों के रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन मिश्रण है। तो बच्चों, वायु कैसी होती है? वायु रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है और गंधहीन गैसों का एक मिश्रण होता है। ये वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायु हमको कहाँ से मिलती है? वायु हमको वायुमंडल से मिलती है, जिसका प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं? जिसका प्रयोग हम श्वास लेने के लिए करते हैं और जीवित रहते हैं। हम भोजन और जल के बिना तो कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ ही समय तक ही जीवित रह सकते हैं। उसके बिना इंसान के जीवन संभव ही नहीं है। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घेरा वायु की वो परत है जो कि पृथ्वी के लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण होती है। तो वायुमंडल का घेरा पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। पर्यावरण के सभी मंडलों में वायुमंडल अति महत्वपूर्ण है। सौर मंडल में अब तक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी के क्षेत्र में वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक संरक्षी आवरण है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब बच्चों, इसकी बात होता है वायुमंडल में वायु का संगठन किस प्रकार हुआ है। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे वायु में वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का एक गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसका प्रयोग हम लोग श्वास लेने में करते हैं, जो कि 20.95% पाई जाती है। फिर ऑर्गन पाई जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर 0.03% पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और एनॉन ये सभी गैसेज भी पाई जाती है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं। हमें जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो हमारे जो जीवित रहने के लिए हम सभी लोग गैसों का जो संगठन है उसमें ऑक्सीजन वाली गैस को हम लोग श्वास की या श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है वायु चक्र क्या होता है। जब वायु गर्म हो जाती है तो फैलती है और हल्के ऊपर क्या होती है? ऊपर उठती है। वायु देखिए, जैसे कि वायु है, ये सरफेस है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर की वायु गर्म हुई तो ये गर्म होकर ऊपर होकर हल्की हो जाती है, तो ये ऊपर वाले एटमॉस्फेयर पे चली गई। अब यहाँ पर ये हल्की हो गई तो जो ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा जब गर्म जो ज़मीन वाली जो गर्म हवा थी वो ऊपर चली गई, तो उसके प्लेस पे कौन सी आ जाएगी? यहाँ पर ठंडी हवा आ जाएगी। फिर ये ठंडी हवा जब गर्म होएगी ज़मीन के संपर्क में, जो कि ज़मीन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो जब ये ठंडी हवा फिर जब ये गर्म हो जाएगी, फिर ये ठंडी होकर ऊपर चली जाएगी। फिर उसी के स्थान पे कौन सी हवा आ जाएगी? फिर उसके स्थान पर दूसरी ठंडी हवा आ जाएगी। फिर वो ठंडी हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर वायुमंडल में चली जाएगी। तो ये जो पूरा चक्र है ये सदैव चलता रहता है। इस प्रकार के चक्र को क्या कहते हैं? हम लोग वायु चक्र कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के मंडलों में होता है। उसकी संरचना में बहुत सारे मंडल आते हैं। जैसे पहला आता है क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल। देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद संताप मंडल है, फिर उसके बाद मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा दूर है वो बहिर्मंडल है। पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। अब वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो कि 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, वो क्षोभ मंडल कहलाती है। इस परत में कितने परसेंट वायुमंडल होता है? इसमें 90% विद्यमान होता है। वायुमंडल की मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? ये 90% क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। इस परत में ऑक्सीजन और जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। विषुवत रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर की दूरी पर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर पर स्थित होता है ये मंडल। जैसे विषुवत रेखा हम लोग जानते हैं पृथ्वी के मध्य के पृथ्वी है, इसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसके बाद बच्चों आता है संताप मंडल। संताप मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल से ऊपर की जो परत पाई जाती है वो संताप मंडल पर पाई जाती है। तो जो ये संताप मंडल है, ये पृथ्वी की जो ज़मीन है, पृथ्वी के तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है, संताप मंडल कहलाता है। इस संताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो तापमान का गिरना है या तापमान में जो परिवर्तन होता है ये बंद हो जाता है। यह परत बादल और मौसम संबंधी घटनाओं के लिए बहुत ही
लगभग मुक्त होता है। यहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए अनुकूल होती हैं। इस परत में ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। इस परत में तीव्र वेग वाली चलने वाली पवन हवाएं बहती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रोम कहते हैं। इस परत में जलवाष्प और धूलकण अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि इस परत में कोई भी धूलकण या जलवाष्प कण नहीं पाए जाते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल सप्ताह मंडल के ऊपर वाली परत क्या कहलाएगी, मध्यमंडल कहलाएगी। समताप मंडल और तापमंडल के मध्य में है। ये मध्यमंडल कहाँ है, समताप मंडल और ताप मंडल के बीच में है। और इसका विस्तार है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में। इस मंडल में वायु की पतली परतें पाई जाती हैं। इस भाग में कम घनत्व वाली गैस पाई जाती है और इसके ऊंचाई का तापमान गिरता है। अब बाह्य मंडल या तापमंडल, बाह्य वायुमंडल या तापमंडल। तापमंडल क्या रहता है, पृथ्वी के धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो जो पृथ्वी के जो धरातल है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है, इससे कितनी ऊंचाई, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमंडल पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें तापमानों में वृद्धि होती है। और 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल नामक एक परत विद्यमान होती है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। या आयन मंडल किसके लिए सहायक होता है, तो आयन मंडल में रेडियो संचार और दूरसंचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब जो हम लोग फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं, ये आयन मंडल की मौजूदगी की ही वजह से होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज चेंज होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये आयन मंडल से ही फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। अब बहिर्मंडल क्या कहलाता है, वायुमंडल से सबसे बड़ी, मतलब पृथ्वी से जो सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित जो मंडल है वो बहिर्मंडल कहलाता है। बहिर मतलब बाहर होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। या वायु की हल्की परत होती है, इसमें हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। बच्चों, इसके बाद आता है वायु प्रदूषण। जैसे हम लोग जानते हैं कि वायु में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसमें धूल कण भी कुछ शामिल होते हैं। तो वायु में उपस्थित ऐसे जल, भूमि, वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है कि वायु, जल, भूमि और प्राकृतिक पर्यावरण गुणों के होने वाले ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ को प्रदूषण करते हैं। जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित ऐसी चीज़ें जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता होना, धूल कण की ज़्यादा होना, जैसे ट्रेन वगैरह, ट्रेन है, कोयला जलने से जो धुआं निकलता है, या फिर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से धुआं निकलता है, तो वो सब क्या करता है, वो सब हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो जो पदार्थ निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, जो पदार्थ प्रदूषित करते हैं। जैसे कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हुई तो प्रदूषित किया ना उसने, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदूषक कहलाएगी, और जिसको प्रदूषित करेगी वो उसका प्रदूषण कहलाएगा। जैसे वायु में प्रदूषण हो रहा है तो वो वायु प्रदूषण। अगर कोई भी चीज़ गंदगी है या कोई भी ऐसे केमिकल है जो नदियों में प्रवाहित किए जा रहे हैं, उससे क्या दूषित हुआ, उससे जल दूषित हुआ, तो वो जल प्रदूषण कहलाएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, वायु को प्रदूषित करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है ठोस पदार्थ और एक होता है गैसीय पदार्थ। एक ठोस होता है, एक गैसीय। ठोस में क्या आता है, धूल, राख, कण, ये सब आते हैं, सम्मिलित होते हैं। उसमें चीनी या चिमनियों के कारखानों से निकलने वाली फ्लाई ऐश, जो कि क्या होती है, उड़ती हुई राख होती है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। इसी प्रकार जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो केमिकल वगैरह निकलते हैं, और जो धुआं वगैरह होता है, जैसे औद्योगिक कोयले, धूम कोयले, ये सब क्या होते हैं, ये वायु को प्रदूषित करते हैं। बच्चों, वायु के प्रदूषण के बाद अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मौसम और जलवायु। तो मौसम क्या होता है, मौसम किसी भी विशिष्ट स्थान का कुछ ही समय के लिए वायुमंडल की जो स्थिति को दर्शाता है, तो वो मौसम कहलाता है। जैसे कि प्रत्येक घंटे या प्रतिदिन की स्थिति होती है, वो उसकी मौसम कहलाती है। जैसे कि भारत में पाया जाता है, अलग अलग ऋतुएं पाई जाती है, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, हाँ, वर्षा का मौसम। जैसे एक ही दिन में तेज़ धूप निकल रही है और फिर अचानक बारिश होने लगती है, खूब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो कुछ ही समय के अंतर में मौसम में परिवर्तन हुआ ना, तो ये मौसम कहलाता है। लेकिन जो भी परिवर्तन लंबे समय तक रहे, जैसे दीर्घ काल में किसी स्थान में औसत मौसम
वो क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। किसी भी समय किसी भी प्लेस पर एक स्पेसिफिक जो मौसम होता है वो उसका मौसम कहलाता है, यानी जो उसकी वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर तेज़ धूप है, तेज़ धूप के बाद अचानक से बारिश होने लगी, तो एक ही दिन के अंदर ये हुआ, तो ये मौसम कहलाएगा। और जब जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य निकलता ही नहीं है, ऑल टाइम बर्फ़ जमी रहती है, तो ये वहाँ की जलवायु है। तो जो ज़्यादा लंबे समय तक के जो मौसम का औसत रहता है उसको जलवायु कहते हैं। जो कम समय के लिए वायुमंडलीय परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो मौसम कहलाता है। अब बच्चों, मौसम या तापमान इसको प्रभावित कैसे करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो जैसे जैसे इसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक है। जैसे कि किसी भी स्थान की स्थिति विषुवत रेखा से कितनी दूर पे स्थित है, उसकी समुद्र तल की ऊंचाई क्या है, या वह समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। अब बच्चों इसका देखिए, ये अच्छे से इसको समझते हैं। इसमें जो लैंग्वेज है वो हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि दिख नहीं रही है, लेकिन फिर मान लीजिए पृथ्वी है। इसके मध्य से विषुवत रेखा जा रही है, तो जो इतना विषुवत रेखा के पास वाले एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे रहने वाले जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी देश हैं, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो उन सभी प्लेस में बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। फिर जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, जो दूर जाते हैं तो ध्रुव के नज़दीक आते हैं, तो ध्रुव के नज़दीक ठंडा मौसम पाया जाता है। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती है तो वहाँ का मौसम परिवर्तन होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, जिस कारण से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इससे दूर बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, तो यहाँ के मौसम में परिवर्तन होने लगता है। अब इसी प्रकार समुद्र तल से ऊँचाई, किसी स्थान की समुद्र तल से कितनी ऊँचाई है तो उससे उसके तापमान पर डिपेंड करता है। जैसे समुद्र तल से अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर कोई भी स्थान स्थित है तो उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। अगर कोई भी, जैसे ये समुद्र है, समुद्र तल से अगर कोई 165 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ का तापमान वहाँ के औसत तापमान से या उसके पास वाले तापमान से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ऐसे ही और जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उसका तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। इसी प्रकार समुद्र तल से दूरी, तो समुद्र से दूरी मतलब कि जहाँ पर जो समुद्र के नज़दीक बसे हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मौसम सही होता है, वहाँ सामान्य मौसम होता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर बढ़ते जाते हैं उन क्षेत्रों में जो कि समुद्र से बहुत दूर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जबकि उसी जगह मुंबई या तमिलनाडु जो प्लेस है, या मुंबई देख लीजिए, तो मुंबई समुद्र के नज़दीक निकट है, तो समुद्र के नज़दीक निकट तो वहाँ मुंबई प्लेस में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं पाई जाती है। वहाँ पे मौसम सामान्य रहता है, वहाँ सामान्य ही लोग कंबल या बेडशीट का यूज़ ओढ़ने के लिए करते हैं। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में आप चले जाए, क्योंकि वो वहाँ पे समुद्र आसपास है नहीं, वहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे जब कोई भी प्लेस समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो उसका तापमान में परिवर्तन होता चला जाता है। अब बच्चों आता है वायु दाब क्या होता है। तो वायु दाब तापमान के कारण वायु में कम या अधिक भार उत्पन्न हो जाता है। तो वायु में भार होने के कारण धरातल का दबाव डालती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में सर्वत्र तापमान समान न होने के कारण वायु में विभिन्नता पाई जाती है। इसे हम लोग सभी जानते हैं कि हर जगह का, हर प्लेस का तापमान अलग अलग होता है। तो जब वायु दाब में विभिन्नता पाई जाएगी तो तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि तापमान अधिक है तो वायु दाब कम, और तापमान कम है तो वायु दाब अधिक होता है। इसके बाद बच्चों आता है ग्रहीय पवनें। ग्रहीय पवनें क्या होता है, पृथ्वी के धरातल में अलग अलग प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। जो ऐसी पवनें जो स्थायी पेटियों में वर्ष भर नियमित रूप से चलती है, मतलब जो हमेशा नियमित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो ग्रहीय पवनें कहलाती हैं। इन्हें ग्रहीय पवनें या प्लैनेटरी विंड कहते हैं, या परमानेंट विंड कहते हैं। इन पवनों की दिशा क्या होता है, पृथ्वी के रोटेशन यानी घूर्णन, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब कि रोटेशन करती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है गोलाकार पथ पे। तो ये इसी के कारण क्या होता है, ग्रहीय पवनें कहलाती है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में सीधी ना चलकर उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ग्रहीय पवनों की जो चलने की दिशा होती है वो निश्चित होती है। उत्तरी गोलार्ध में वो कैसे होती है, दाईं ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब पवन की दिशा कैसे नापते हैं या उसके लिए क्या करते हैं, विंड वेन का यूज़ किया है। जैसे
पवन कुक्कुट कहते हैं इसके, तथा पवन वेग या एनीमोमीटर, इन उपकरणों के द्वारा हमें पवन की दिशा का ज्ञान होता है कि पवन किस तरह या किस दिशा की ओर चल रही है। अब पवनों की दिशा या पृथ्वी पर कितने प्रकार की ग्रहीय पवनें पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें, और कौन सी पवनें? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। यहाँ पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो ग्रहीय पवनें हैं उसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक है व्यापारिक पवन, एक है पछुआ पवन, तीसरी है ध्रुवीय पवन। अब बच्चों इसके बाद आता है स्थानीय पवन क्या आता है। तो पृथ्वी की धरातल पर ग्रहीय या स्थानीय पवनों के अतिरिक्त अन्य पवन पाई, मतलब ग्रहीय जो पृथ्वी पर ग्रहीय पवनें पाई जाती है, इसके अलावा भी कुछ पवनें पाई जाती हैं। तो इनका प्रभाव कैसा होता है? इनका प्रभाव क्षेत्र और स्थानीय होता है। ये पवन लघु अवधि के लिए होता है, थोड़े समय के लिए ये पवनें चलती है, तो इनको क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे कुछ स्थानीय पवन में क्या क्या आता है? किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि में चलती है, दैनिक क्रम से या मौसम क्रम से होता है। स्थलीय और समुद्री समीर क्या कहलाती है? दिन के समय स्थल क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और इसी प्रकार क्या होता है? जो समुद्र का जल है वो ठंडा होने के कारण वहाँ उच्च दाब होने लगता है। तो मंद पवन कैसे चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। ये पवन समुद्र की ओर चलने के कारण उसमें क्या होता है? आर्द्रता युक्त, मतलब समुद्री जो समीर होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस प्रकार आता है बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण में जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जल के वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैसे सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य की किरणें, देखिए ये डायग्राम समझिए, ये पानी भरा हुआ है, जैसे ये तालाब है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट ने यहाँ पड़ी, तो जब पानी को जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो वाष्प बन जाता है। जब पानी वाष्प है तो बस यही प्रक्रिया क्या कहलाई? वाष्पीकरण कहलाई। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाए। और जब वाष्प बन जाती है तो वो यहाँ से उठती है, ऊपर जाती है, वहाँ ठंडी होती है। फिर जब हवा जब ठंडी हो जाती है फिर वो अपने जल वाष्प को धारण करने में असमर्थ हो जाती है। फिर वो जब हाँ, तो बच्चों क्या हुआ? जब सूर्य की किरणें जल पे पड़ी तो जल वाष्प में बदल गई। जब वाष्प बदली तो वो ठंडी होकर क्या हुई? ऊपर आसमान में चली गई। जब वहाँ पर उसको तापमान बहुत ज़्यादा कम मिलता है तो वो क्या करती है? वो वाष्प के कण के रूप में, जल वाष्प जो होती है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट यानी जल के कणों में परिवर्तित हो जाती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो वाष्पीकरण और संघनन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। रिवर्स मतलब समझ गया? जल से वाष्प में बदलना कहलाया वाष्पीकरण, और जल वाष्प का वापस से ठंडा होकर जल या बूंद के रूप में कन्वर्ट होना कहलाया संघनन। अब बच्चों इसके बाद आता है वर्षा। वर्षा मतलब वर्षा, या ये इसकी किस तरह से जो वायुमंडल से हमें मिलती है। वायुमंडल से हमें जल कितने रूप में मिलता है? 2 रूप में। एक होता है तरल रूप, दूसरा होता है ठोस रूप। जब वायुमंडल में संघनित जलवाष्प तरल या ठोस अवस्था में भूतल पर गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। मतलब कि वायुमंडल में जो भी संघनित चीज़ है वो अगर लिक्विड फॉर्म या ठोस रूप में गिरती है, जैसे कि वर्षा होती है तो पानी की बूंदें गिरती है तो वो क्या हुआ? जल तरल रूप में निकली। अब उसी तरह अगर ओला देखा जाए तो ओला तो बर्फ़ के रूप में होता है, वो ठोस होता है, तो वो भी आकाश से गिरता है तो वो उसका ठोस रूप है। तो ये दोनों ही क्रिया जो सम्मिलित रूप से वर्षण कहलाती है। अगर वो तरल रूप में गिर रही है तो वो वर्षा कहलाएगी है, और अगर ओला है तो वो अलग वृष्टि कहलाएगी। अब वर्षा के प्रकार कितने हैं? तो वर्षा अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहले इसमें आता है संवहनीय वर्षा। तो धरातल पर ऊष्मा की अधिकता के कारण वायुमंडल में उत्पन्न संवहनीय धाराओं द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे? संवहनीय वर्षा। वे वर्षा जो संवहनीय धाराओं द्वारा होती हो वो कहलाएगी संवहनीय वर्षा। अब उसके बाद बच्चों आता है पर्वतीय वर्षा। जब आर्द्र पवन के सम्मुख कोई भी पर्वत आ जाता है तो ये पवनें क्या करती हैं? ऊपर उठकर इसका तापमान गिर जाता है और उनकी नमी क्या होती है? संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में पर्वतीय क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र में क्या करती है? भारी वर्षा कर देती है। अब चक्रवाती वर्षा क्या कहती है? चक्रवाती दशाओं में जब विपरीत दिशा में शीतल और उष्ण वायु दशा होती है, एक स्थान पर एकत्रित होने लगती है तो वायु में अभिसरण की दिशा उत्पन्न हो जाती है। इससे वायु राशियाँ ऊपर उठने लगती हैं, इनमें अस्थिरता उत्पन्न होती है और इनसे क्या होती है? कपासी मेघों की निर्माण होता है। बौछार के रूप में वर्षा होने लगती है। शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है। उष्ण कटिबंध में ग्रीष्म ऋतु में चक्रवातों से वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा को किससे नापते हैं हम लोग? रेन गेज नामक उपकरण से नापते हैं। वर्षा को किससे नापते
जानते हैं? रेन गेज नामक उपकरण से क्या जानते हैं? किसी स्थान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा का अभिप्राय यह है कि यदि वह स्थान समतल है तो वहाँ 5 सेंटीमीटर गहरा जल एकत्र हो सकता है। बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया है।